Assalamualaikum प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आवर टॉपिक इज़ 2.7 विच इज़ स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन. तो हमेशा की तरह आपका क्वेश्चन होता है कि जो भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसको हमने ऐसा लॉन्ग करना है, ऐसा शॉर्ट करना है. तो आज के टॉपिक को आप लॉन्ग भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको स्टार्ट में ही दिखा देती हूँ कि हम इस तरीके से करेंगे जिसमें आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवाले से आज का टॉपिक जो है आपका कवर हो जाएगा. ठीक है, तो हम कोरोना वायरस रेलिवेंट कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, उस तरीके से करेंगे. फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंस है, उस शॉर्ट क्वेश्चन है उस हवाले से करेंगे. फिर साथ में हमारे पास क्या है कि आरएनए डीएनए जो भी आपका आपके टॉपिक्स रेलिवेंट स्ट्रक्चर आएगा, जो हमारी डायग्राम आएगी उसको देखेंगे. ठीक है, साथ में कुछ इस तरीके से जो आपके मेन पॉइंट्स आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, अगर आपका कोई उर्दू का मीनिंग है या कोई मीनिंग है, मतलब कोई मुश्किल लफ्ज़ है उसका मीनिंग है, तो उस हवाले से सारा हम अपने इस लेक्चर में करेंगे. ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है. जिस तरह मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उन पॉइंट्स को गौर से आप सुनेंगे, उसके बाद जस्ट एक बार अपनी बुक को रीड करेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा आपको, बल्कि आसान नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा. तो ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. हमने देखा कि स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन. अब आप कहते होंगे भाई क्लासिफिकेशन क्या होती है. ठीक है, क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है तकसीम. ठीक है, तकसीम भी होती है, डिवीजन भी होती है, क्लासीफाई भी करना होता है किसी भी जानदार को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, वट एवर वो हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स का कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमारे पास बैक्टीरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमने उसको क्लासीफाई करना होता है. अब आप कहते होंगे भी क्लासीफाई कैसे करना होता है. हम पीछे करके आ भी चुके हैं. जैसे हमने जो हमारे पास पी प्लांट था उसकी क्लासिफिकेशन की, हमने ह्यूमन्स होमोसेपियंस के नाम से उसकी क्लासिफिकेशन की, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई था उसकी क्लासिफिकेशन की. लेकिन आज आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वायरस की. अब आप कहती होंगे भाई अभी पूरा चैप्टर ख़त्म होने को है, लास्ट लेक्चर रह गया इसके बाद इसका, तो ये वायरस का लफ्ज़ किधर से निकल के आ गया. शुरू में बैक्टीरिया एनिमल्स प्लांट्स वट एवर बहुत कुछ यूज़ हम करते आए हैं, बट वायरस हमने यूज़ नहीं किया, वायरस का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया. और अचानक से भाई वायरस में भी टॉपिक आ गया. तो पहले ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख ले किस तरीके का वायरस होता है. ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके का वायरस होता है. ये इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए दिखाया है ताकि आगे पूरा का पूरा टॉपिक समझने में आपको और ज़्यादा आसानी हो. ठीक है, मज़ीद आसान लगे आपको ये टॉपिक. तो ये है हमारे पास दोनों के दोनों ही वायरस के स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरीके के होते हैं वायरस. वट एवर कोई भी हमारे पास वायरस हो, जो कोई भी वायरस है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है. लेकिन हमने वायरस का क्या देखना है, स्टेटस. वो तो उसकी डायग्राम थी, वायरस होता क्या है भाई, क्या चीज़ है, क्या वायरस है क्या, इसलिए आपको डायग्राम दिखाई. लेकिन हमने देखना है उसका स्टेटस. स्टेटस क्या होता है, उर्दू में इसका मतलब होता है मर्तबा, दर्जा. कोई चीज़ जो है वो क्या मर्तबा रखती है, क्या दर्जा रखती है. इंग्लिश में हम इसको कहते हैं किसी चीज़ का रैंक क्या है, पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है. ठीक है, ये वो स्टेटस बिल्कुल भी नहीं है जो हम अपनी व्हाट्सएप पे हम आप मैं या आप लगा रहे होते हैं, या कोई थर्ड पर्सन जो है उसने लगाया हुआ होता है. ये वायरस का स्टेटस है. ठीक है, ठीक है ना. यहाँ पर एक बार ज़रा देखें कि मैंने उर्दू में भी लिख दिया है मर्तबा या दर्जा. स्टेटस का मतलब होता है किस चीज़ का वो उसका रैंक कितने रैंकिंग में जा रही है. ठीक है, मतलब उसका रैंक कैसा है. रैंक होता है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे भाई ये आजकल नई मूवी आई है, ये बहुत रैंकिंग में है, ये हमारे पास ड्रामा है, ये बहुत ज़्यादा रैंकिंग में है, बहुत अच्छा है. ठीक है, अब जो कोई भी है, आई डोंट लाइक बोथ. मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दी है. इस तरीके से हम देखते हैं किसी चीज़ का. अगर आपको उर्दू में भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप, इंग्लिश में भी हो रहे हैं, तो ये लफ्ज़ समझ लें. समाजी हैसियत, समाज, माशरा, हमारे माशरे में उसकी क्या हैसियत है. ठीक है, जो कोई चीज़ भी है उसका मर्तबा क्या है, वो क्या हैसियत रखती है, ये स्टेटस हमने देखना है आज के लेक्चर में वायरस का. ठीक है, तो पहली चंद लाइनों में हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है. ठीक है, जस्ट इंट्रो है. बाकी में आगे चल के देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है. तो वायरसेस वही वायरस जो मैंने आपको दिखाया था. ठीक है ना, ये वाला वायरस. कहानी शुरू हो गई है इसकी. ठीक है, सो बी अटेंटिव एंड रेडी फॉर दिस. तो वायरसेस जो हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स. अब आप कहती हैं भाई वायरस, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स ये क्या है. तो क्रिएचर हम कहते हैं मखलूक को. जैसे हम अशरफुल मखलूक़ात है ना, हमें अफजल दर्जा दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मखलूक में से. ठीक है, इसी तरह एनिमल्स अल्लाह ताला की बनाई हुई एक क्रिएचर हैं. छोटी छोटी हमें चींटियाँ हशरात नजर आते हैं, इंसेक्ट्स, वो भी एक अल्लाह ताला की बनाई हुई क्रिएचर, एक मखलूक है इस तरीके से. लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर ही क्यों कहते हैं वायरस को, ये ज़रा यहाँ पर देखें. ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक होता है हमारे पास रेगुलर माइक्रोस्कोप, एक होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसका आपकी बुक वाले ने अभी जिक्र भी किया है, ये पहली लाइन में ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का. ठीक है, तो रेगुलर माइक्रोस्कोप वही माइक्रोस्कोप है ना जो आप अपनी 6 क्लास के वो फर्स्ट चैप्टर के अगले पेज के ऊपर बना हुआ होता था, जो आम माइक्रोस्कोप होता है, जो हमारी जितनी भी लैब्स वगैरह होती हैं. ठीक है, जब आप हायर लेवल पे स्टडी कर रहे होंगे ना, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, तो वहाँ पर आप देखेंगे भी. इतना बड़ा नहीं होता वैसे, छोटू सा ही होता है.
बुक में थोड़ा उन्होंने इस तरीके से दिखाया होता है, इतना बड़ा नहीं होता रियल लाइफ में देखने में। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, रेगुलर माइक्रोस्कोप, रेगुलर का मतलब क्या होता है, आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है, इससे हम देख सकते हैं कैन सी स्मॉल थिंग्स लाइक सेल और बैक्टीरिया। हम इससे छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, सेल्स और बैक्टीरिया को, जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। अगर मैं अपने हाथ की एग्जाम्पल लूँ, तो मेरे हाथ पर अभी पता नहीं कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, पता नहीं 100 की तादाद में, 100 की तादाद में, ठीक है, 200 की तादाद में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे, लेकिन वो मुझे अपनी आम आँख से नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, मैं अपनी एक फिंगर की बात करूँ तो पता नहीं इसमें कितने सेल्स होंगे। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, पर नज़र नहीं आते। अभी फिंगर माइक्रोस्कोप के नीचे करें, सेल्स भी नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे करें, बैक्टीरिया भी नज़र आएंगे। आम आँख से, नेक्ड आई से नज़र नहीं आते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं छोटी चीज़ों के साथ साथ एक्सट्रीमली स्मॉल, छोटी से भी मज़ीद छोटी चीज़ों को। वो क्या है, वायरसेस और डीएनए। अब वायरसेस और डीएनए है ना, ये बहुत छोटे होते हैं। ऐसे समझ लें कि ये सेल्स और बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, हमें तो सेल्स और बैक्टीरिया भी अपनी नेकेड आई, जो हमारी आम आँख है, उससे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ये इतने छोटे होते हैं कि हमें आम रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, फिर हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है इन छोटे छोटे क्रिएचर्स को देखने के लिए। अब नेकेड आई जो होती है, हमारी जो हमारी आम आँख है, ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आप समझे कि अगर हम एक रोड पे चल रहे हैं, हमें अपने इर्द गिर्द बिल्डिंग्स भी नज़र आएंगी, हमें अपने आसपास दरख्त भी नज़र आएंगे उस रोड पर लगे हुए, हमें हमें अपने इर्द गिर्द चलती हुई इस तरीके से कार्स भी नज़र आएंगे, तो नेकेड आई से नज़र आ गई ना। जबकि बैक्टीरिया, फिंगर में सेल्स नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जो हमारी रेगुलर माइक्रोस्कोप है उसमें नज़र आए हमें। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें नज़र आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन हमें रेगुलर माइक्रोस्कोप में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, वायरसेस और डीएनए, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। दे आर नॉट स्मॉल ओनली, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत छोटी होती है। फिर हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली ना, इसमें अल्ट्रा का मतलब होता है लाइट। इसमें ऐसी लाइट होती है ना, लाइट वगैरह निकलती है, और उसके बाद से हमें कोई भी जो इमेज होता है, जो हम देखना चाह रहे होते हैं, वट एवर वायरस है हमारे पास, डीएनए है, वो हमें बहुत अच्छे से नज़र आता है। तो ये था कॉन्सेप्ट यहाँ पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का। आपने इसको इस तरीके से बस याद रखना है, ठीक है, समझना है इसको। आगे देखिए, डेट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। अब आप कहते हो कि ये बॉर्डर लाइन यहाँ कहाँ आ गई। ठीक है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन जो हम आप लोग अपने कोई टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपकी टीचर आपको बार बार बोलती है भाई साइड लाइन लगाया करो, भाई बॉर्डर लाइन लगाया करो, हाशिया लगाया करो। उस वो जो बॉर्डर लाइन होती है, बेसिकली एक बाउंड्री होती है ना, कि ये एक बाउंड्री है। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट में ये बाउंड्री है, इस तक आएगा तो आपका 4 होगा, ठीक है, इससे ऊपर आएगा तो आपका 6 काउंट होगा, वो बाउंड्री। इसी तरह जब आप अपना कोई टेस्ट या कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, कोई लाइन लगा देते हैं, तो वो एक बाउंड्री बन जाती है, भाई ये हदूद है, ये सतह, हद की सतह है, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ज़रा, मैंने लिख भी दिया है उर्दू में, बॉर्डर लाइन का मतलब होता है हद की सतह। इंग्लिश में हम इसको कोई भी पोजीशन कह सकते हैं, कोई भी बाउंड्री कह सकते हैं। और वही बात जैसे उसको कहा था ना कि समाजी हैसियत, इसका भी एक सिंपल मतलब है, वो ये है कि विच सेपरेट 2 एरियाज़, जो बेसिकली 2 एरियाज़ को सेपरेट करती हो। यहाँ ज़रा अपनी बुक पे देखिएगा, ये एक नीचे लगी हुई है एक पिंक कलर की लाइन। क्या मतलब है इसका, ये एक बॉर्डर लाइन है विच सेपरेट, जो सेपरेट कर रही है। ठीक है, कि ये यहाँ तक हमारे पास जो है पेज खत्म होता है, और उससे ऊपर ऊपर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, विच सेपरेट द 2 एरियाज। अब यहाँ पर वैसे 2 एरियाज का मतलब क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, ऐसी बॉर्डर लाइन जिसमें एक साइड पे लिविंग आ जाए, एक साइड पे नॉन लिविंग आ जाए। ठीक है, आपकी बुक में भी यही लाइन लिखी हुई है, तो इस तरीके से इसको आप देखिएगा। ठीक है, उसके साथ ही है कि दे आर ए सेलुलर। पहले भी, हमेशा जब भी बायो में आया है ए का लफ्ज़, मैंने आपको बताया ए का मतलब होता है नॉट। तो ये क्या होते हैं, ए सेलुलर। मतलब क्या हुआ कि ए सेलुलर का मतलब होता है, ए मीने नॉट, सेलुलर मीने सेल। इसमें सेल नहीं होते, वायरसेस में सेल्स नहीं होते। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, याद रखिएगा कि वायरसेस हमारे के पास क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। मीन्स टू से डैट कि इनमें सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वही बात आगे लिखी हुई है कि दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल्स के नहीं बने होते हैं। ए सेलुलर है भाई, उनमें सेल्स है ही नहीं, तो कहाँ से बने होंगे, सेल्स के नहीं बने होंगे ना। एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिज, साफ बात है, सेल से मिलकर ही तो हमारे पास आगे हमारे ऑर्गेनेलिज बनती हैं। ठीक है, टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये सारे आगे फर्दर लेवल से चलते रहते हैं, और एट द एंड हमें एक इंडिविजुअल मिल जाता है। भाई सेल ही नहीं है, सेल ही नहीं है। ठीक है, सेल ही नहीं है, ऑर्गेनेली कैसे बनेगी, ऑर्गेनेली भी नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे ऑर्गेनेली क्या होता है, ऑर्गेनेलीज ऐसे जैसे प्लांट के अंदर जो हमारे पास है ना प्लास्टिड, वो एक ऑर्गेनेली है जो उसको ग्रीन कलर देती है। हमारे अंदर न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, जो पूरे सेल को कंट्रोल करके बैठा हुआ है अंदर हमारे अंदर। ठीक है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है प्लांट में, वो एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल के अंदर पाई जाती हैं, बेसिकली
सेल के अंदर पाई जाती हैं ऑर्गेनेलिस, ठीक है। तो इसमें सेल्स ही नहीं है तो फिर ऑर्गेनेलिस कहाँ से आएंगी, वो भी नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपके पास था जस्ट इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन शुरू हो जाती है कि वायरस किस किस चीज़ से कंपोज हुआ हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो आपका सेकंड पॉइंट बनेगा वो होगा कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है ये किस चीज़ से कंपोज होकर बना है, मिलकर बना है, ठीक है। किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। कंपोजिशन वही होती है ना, जैसे ये एक मेरे पास मार्कर है तो इसके जो अंदर इंक है, ठीक है, अगर मैं इसकी कंपोजिशन देखूँ तो यहाँ से खोलूँ और अंदर देखूँ कि ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर वो जो इसके अंदर कौन से कंपाउंड्स एलिमेंट्स चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो वो इसके अंदर वाली जो होगी ना कंपोजिशन होगी, और बाहर वाली जो है वो इसकी ज़ाहिरी अपीयरेंस है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का है, वो हम देखेंगे वायरस के अंदर की कंपोजिशन क्या है। तो वो ज़रा देखिएगा, वायरस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। भाई वायरस किसके मिलके बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड से। अब आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है। किस तरीके से, ये देखें, शुरू में बताया था ना कि ये एक वायरस है। ये देखेंगे जो इसके अंदर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जैसे स्प्रिंग होता है, इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये आरएनए और डीएनए है, ठीक है। ये आरएनए और डीएनए है, इसी से तो वायरस की कंपोजिशन हुई है। ये इस डायग्राम में देखें, इसमें भी जो जो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ये क्या है, ये हमारे पास डीएनए या आरएनए है, इसी से वायरस कंपोज हुआ है, इसी से वायरस मिलकर बना हुआ है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आता होगा कि आरएनए और डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, वो ज़रा देख लें। ये देखें, ये स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अगर आरएनए और डीएनए को देखें तो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। देख रहे हैं ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, इसी के साथ अगर मैं इस तरीके से दूसरा स्ट्रैंड लगा दूं लाइक दिस, जैसे कि यहाँ लगा भी हुआ है, तो ये डीएनए बन जाएगा। ये फ़र्क है आरएनए और डीएनए का, ये यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है ना। यही जो लफ्ज़ है आपके अभी इधर ये वर्ड यूज़ हुए हैं ना, डीएनए और आरएनए, ये वायरस कंसिस्ट होता है, इन्हीं से मिलके बना होता है, इन्हीं पर मुश्तमिल होता है। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हैं और यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि वायरस के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वायरस का बेसिकली हेड होता है ना, सार होता है उसका, उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होता है डीएनए और आरएनए, वायरस के अंदर इस तरीके से पाया जाता है, और ये होता है बेसिकली इनका स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, जिससे वायरस कंसिस्ट करता है, जिससे वायरस बना होता है, ठीक है, मुश्तमिल होता है, ठीक है। साथ ही हमारे पास अगला पॉइंट का क्या आता है, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। सराउंड करना, ठीक है, सराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ का घेराव कर लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने किसी भी चीज़ का इर्द गिर्द, ठीक है, सराउंडेड, इर्द गिर्द। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। अब आप कहेंगे भाई वो कैसे, यहाँ पर आपको मैंने वायरस में बताया था ना, ये हमारे पास जो होता है ये अंदर इसके आरएनए और डीएनए होता है, इसके बाहर ये प्रोटीन होता है। चले यहाँ से भी, यहाँ से ज़रा समझ लें, ठीक है, वहाँ से भी समझ आ ही क्या होगा। ये देखिए ना, ये वायरस के अंदर जो होता है ना हमारे पास बेसिकली इसका हेड है, ठीक है। ये भी वायरस है बट ये उसकी ज़्यादा समझ लें, ज़्यादा उसके बाद वाली डायग्राम मैंने बनाई है। तो ये उसकी क्या है, अंदर आरएनए और डीएनए, ये बाहर प्रोटीन है, तो प्रोटीन उसके बाहर हुआ ना। जरा देखिए, आरएनए और डीएनए अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, तो बाहर ये जो पूरी कवरिंग है ना, ये प्रोटीन की बनी हुई है। तो वो बात यहाँ पे फिट होती है ना कि वायरस कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड डीएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ऐसा ही हुआ है ना, प्रोटीन कोट ने उसको सराउंड किया हुआ है, अंदर आरएनए और डीएनए है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को नहीं चला सकते, उसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहेंगे भी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कोई भी प्रोसेस होता है, ठीक है, किस तरीके का प्रोसेस वो देख लें, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी हमारे पास कोई जानदार है ना, कोई एनिमल्स है, ठीक है, कोई एनिमल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई बॉडी है, ठीक है, बेसिकली जानदार की बॉडी है, उसमें ये प्रोसेस होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, फूड चेंज हो जाती है एनर्जी में। वो कैसे, अगर हम भी कोई फूड है, ठीक है, अपने डेली लाइफ में जो कुछ हम खाते हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी को तो नहीं लगता ना, या हमारी बॉडी को नहीं मिल जाता, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो हमें मिलता है, और बाकी जो जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और जो हमें ज़रूरत होता है, मतलब कुछ हमारे खून में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हमें ब्लड की ऐसे ड्रॉपलेट्स कतरे बन के हमें मिल जाता है, कुछ हमें कार्ब्स जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कुछ प्रोटीन की फॉर्म में, कुछ लिपिड की फॉर्म में, जो चीज़ें हमें मिलनी होती हैं वो मिल जाती हैं, बाकी बाहर हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म वही तो प्रोसेस है ना, आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक केमिकल्स का प्रोसेस है, हमारी या किसी भी जानदार की बॉडी में होता है। बेसिकली जो वो खुराक, जो वो फूड दे रहा होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही हमारे पास क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि ये मेटाबॉलिज्म को रन नहीं कर सकते, ए सेलुलर है ना, सेल्स ही नहीं है, ऑर्गेनेलिज ही नहीं है, कौन सा आया प्रोसेस, कैसे रन करेंगे उसको, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा आगे देखें, फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन, अपनी प्रोटीन को सिंथेसिस होता है तैयारी, जैसे प्लांट्स करते हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट,
फूड की खुराक की तैयारी करते हैं, ठीक है, फूड प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ऐसे ही वायरस को क्या सिंथेसाइज करना होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है। प्रोटीन देखी है ना, उसके हेड के जो अंदर न्यूक्लिक एसिड था, उसके जो प्रोटीन कोड था वो बना हुआ था प्रोटीन का, उसको इसने सिंथेसाइज करना होता है एंड टू इंक्रीज इन नंबर, और अपने नंबर को बढ़ाना होता है। आप सोचते होंगे भाई ये क्या बात है, नंबर को बढ़ाना, ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस करना। यहाँ देखें ये डायाग्राम है, ये एक बेसिकली एक बैक्टीरियोफेज वायरस को नाम दिया जाता है। ये खास तौर पर बैक्टीरिया को होता है। ये इसका हेड होता है, ये इसकी टेल होती है, ठीक है, टेल होती है। ये जब भी किसी बैक्टीरिया पे जाता है ना, ये जो आपको इसकी लेग्स नजर आ रही है ना, ऐसे समझ ली इसकी टांगे, ये ऐसे वहाँ पे ऐसे सक कर लेते हैं उसको, जैसे आप कहें उसको उसको चबो देता है, या उसको ऐसे उसके अंदर ना, उसको ऐसे उसके अंदर कर लेता है, या आप कहें कि उसके अंदर इंटर कर देता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ना इस तरीके से अंदर लेके चला जाता है। फिर करता क्या है कि ये जो इसके पास DNA और RNA होता है, इसको इंजेक्ट कर देता है बॉडी के अंदर, और खुद जो इसका हेड होता है वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर का बाहर ही रहता है। बट असल इसका मकसद जो होता है ना, वो DNA और RNA को, जो वायरस का होता है, उसको इंटर करना होता है, और वो उस मकसद में कामयाब हो जाता है, बॉडी में इंटर कर लेता है। फिर पता है क्या करता है, अपनी कॉपीज़ तैयार करता है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर। आप देखते होंगे कोई भी जो वायरस जब बॉडी में जाता है तो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं भी होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस में भी देखा था, कहते थे अभी भाई अर्ली स्टेज है, अभी इस बंदे को अभी अभी हुआ है, अभी अभी रिकवर हो जाए, बाद में तो बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों की डेथ्स वगैरह भी फिर हो गई थी और हो भी जाती हैं जब वायरस अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। असल में शिद्दत इख्तियार ऐसे ही करता है ना, वो एक अंदर जाता है तो पता नहीं हज़ारों बना देता है, ठीक है ना। एक बॉडी में दाखिल होता है तो अपनी पता नहीं कितनी कॉपीज बना देता है, बहुत सारे वायरसेस जो है वो बना देता है, ठीक है, एक से अपने बहुत सारे। तो उसका मतलब तो फिर वही हुआ ना, इंक्रीज इन नंबर, अपने नंबर को बढ़ा देता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। पहले एक दाखिल हुआ था, पता नहीं कितने बन गया, तो बॉडी पे अटैक करेंगे, उस बंदे को तो नुकसान पहुंचाएंगे ना, ऑलरेडी पहुंचाएंगे। वायरसेस बिकम पैरासाइट्स, पैरासाइट, पता है आपको पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार होते हैं डेट टेक फूड एंड शेल्टर एंड इन रिटर्न हार्म देम, हमारे से फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं। फूड मतलब खुराक वगैरह जो उनको चाहिए होता है, जो उनकी नीड होती है वो लेते हैं। शेल्टर जहाँ पे हम रह, जैसे हमारा होम हमारे लिए शेल्टर होता है ना, हम इसमें रहते हैं। वायरस जो होते हैं ना, या जितने भी हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, ये फूड भी लेते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, शेल्टर भी करते हैं, वहाँ पर रहते भी हैं, एंड इन रिटर्न हार्म देम, और बदले में नुकसान देते हैं। आप कहेंगे कैसे? जितने भी वायरसेस होते हैं ना, हमारी बॉडी में आते हैं, हमसे खुराक भी लेते हैं, हमारे पास रहते हैं भी, और बदले में हमें नुकसान देते हैं ना, नुकसान नहीं देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, ठीक है। ये जैसे इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू वगैरह होता है, ठीक है, जुकाम वगैरह, तो ये भी हमें वायरस से ही होता है ना। बदले में क्या हुआ, फ्लू जो इन्फ्लुएंजा वायरस है हमारे बॉडी में आया, हमें हमारी बॉडी में फूड भी ले रहा है, रह भी रहा है, बदले में हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, हम कौन सा फिर उससे नॉर्मल या ठीक रहते हैं। थोड़ी बहुत हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, हमें फेस करनी पड़ती हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब हमें कोई वायरस से डिजीज़ हो जाए। आपको ज़रा सादा समझाऊँ, जैसे एलाइसिस वगैरह, ठीक है, ये जुएँ वगैरह जो होती हैं, ये क्या करती हैं, अब कोई पर्सन है, ठीक है, उसके सर में या उसके सर में रह रही होती हैं, तो एक तो वहाँ पे शेल्टर भी है ना, उसके सर में रह रही है, उसका तो भाई होम बना पड़ा है, उसके लिए तो उसका तो मस्कन है, जगह है उसके रहने की, ठीक है, शेल्टर भी है, साथ में फूड, खून भी चूस रही होती हैं ना, तो फूड भी ले रही हैं, और इन रिटर्न हार्म देम, उसको क्या कर रही होती हैं, काट रही होती हैं, खारिश कर रही होती हैं। तो इस तरीके से जितने भी पैरासाइट्स होते हैं ना, वो नुकसान ही पहुँचाते हैं, ठीक है। और वायरस भी तो पैरासाइट ही हुआ, वायरस भी तो पैरासाइट ही हुआ, बॉडी में जाएगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा, मतलब हर तरह की बीमारियां ही काज कर रहा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। इन ऑर्गेनिज्म मतलब जानदारों में, वो आप लोगों के पास प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जितने भी हमारे पास जानदार होते हैं। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, ज़रा फोकस कीजिएगा इस पॉइंट पर कि वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ कर आए हैं ना हम लोग पीछे, जिसमें हमने डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन उसके बाद डोमेन आर किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया देखा, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम ही था ना, ठीक है। डोमेन के बाद जब हमने फिर मजीद आगे आए तो हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखी, तो वही क्लासिफिकेशन सिस्टम था। लेकिन कहीं पर आपको वायरसेस नज़र नहीं आए थे, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था पूरे चैप्टर में वायरसेस को नहीं पढ़ा, कहीं पे नहीं आया, अब पूरा टॉपिक आ गया, ठीक है। तो वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, के वायरसेस जो है हम उनको, जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें इंक्लूड नहीं करते, उसको शामिल नहीं करते। फिर इसकी वजह है ना, हर चीज़ की एक वजह होती है, जब हम उसको किसी भी चीज़ से निकाल रही होती हैं। देख लेते हैं भाई वायरस की क्या वजह है, क्यों निकाला गया इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्या इसमें मसले मसाइल थे, क्या ख़राबियाँ थी जो इसको इंक्लूड नहीं किया गया किस में, क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, बिकॉज
बिकॉज आ गया भाई, वजह बता दी गई है क्या है। दे लेक, लेक का मतलब होता है इसमें कमी होती है, लेक मीन कमी होती है। किसकी कमी होती है इसमें? एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, एनी कोई भी, किसी भी तरह की करेक्टरिस्टिक, खसूसियात, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, खसूसियात ऑफ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, वही थ्री डोमेन्स ना, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरिया, उन करेक्टरिस्टिक्स की, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ की इसमें कमी होती है, लेक होती है, जिसकी वजह से हम इनको वायरस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम इसको इंक्लूड नहीं करते। आपको मैं टू द पॉइंट बताऊं क्या मतलब है उसका, कि जब हमने थ्री डोमेन्स की बात की थी, हमने वहाँ प्रोकैरियोट्स की बात की थी, हमने वहाँ पर यूकैरियोट्स की बात की थी, ठीक है। तो हमने, आपने देखा था ना कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने दो चीज़ों को देखा था, या तो वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर हमारे पास क्या है, वो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने वहाँ पर देखी थी ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अलावा, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था, ठीक है। एनिमल्स का हमारे पास क्या है, ठीक है, इंजेक्शन है, प्लांट्स का क्या है, ठीक है, उसके बाद फंजाई का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है। इस तरीके से हमने सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था वहाँ पर, उस बेस पर की थी। बट हमें यहाँ पर सॉरी वायरस के केस में ये चीज़ें नजर नहीं आई, ठीक है ना, हमें पता चला ये प्रोकैरियोट है ना, इसमें ये है कि ये यूकैरियोट्स हैं ना, इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं ना, उसकी बेस पर भी हम इनको नए पुराने, प्रो पहले आने वाले, यू जो होते हैं हमारे पास, ट्रू बाद में आने वाले। तो इस सारी चीज़ों की इनमें कमी होने की वजह से, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों की कमी होने की वजह से भाई इनमें सेल ही नहीं होता। टू द पॉइंट, सिंपल, ए सेलुलर, इनमें सेल ही नहीं होता। जब सेल ही नहीं होता तो कहाँ से आएगी क्लासिफिकेशन सिस्टम, कैसे क्लासीफाई करेंगे हम? उसी वजह से यही सारी वजूहात थी जो इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास शामिल नहीं किया गया। नीचे इसके दो डायग्राम्स हैं, ये वही डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाई भी थी, ठीक है। आपकी बुक में भी ज़रा आप लोग बेशक बाद में देख भी लीजिएगा, या अभी भी देख रहे होंगे, ये थोड़ी ब्लर है ना, मतलब पिक्चर ली गई है, बट मैंने चाहे ये वाली डायग्राम हो इसको जूम करके दिखाया है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया, मैंने आपको जूम करके एक एक पार्ट उसका बनाकर दिखाया है ताकि क्लियर हो जाए। ये वही डायग्राम्स हैं जो आपकी बुक में भी यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ मैंने भी आपको बनाकर दिखा दी हैं, ताकि आपको क्या है कि इनकी अच्छे से समझ आ जाए। ये दो तीन लाइनें ज़रा पढ़ ही लेते हैं। वैसे क्या कहते हैं, टू कॉमन वायरसेस, के बड़े कॉमन वायरसेस हैं, ठीक है। ये वाला नंबर 1, नंबर 2, दीज आर द टू आर द बोथ कॉमन वायरसेस, ठीक है। पहला वो कहता है कि बैक्टीरियोफेज जो है ना वायरस विच अटैक बैक्टीरिया एंड राइट इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वाला मैंने पहले भी कहा था ना, ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जिसको कहते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह का वायरस होता है, उसको कास करता है, बैक्टीरिया वगैरह पे इसका अटैक होता है। ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये वाला सेम लाइक दिस, ठीक है, बोथ दीज आर द टू सेम डायग्राम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये देख रही है इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू काज करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें थी यहाँ पर, जस्ट पॉइंट्स था, बता दिया आप लोगों को। अब देखें ज़रा, ये हमारे पास क्या एक बॉक्स है, तो ना क्या है कि ये आपका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप समझ ले भी, हरफ आखिर है, पेपर में आएगा ही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम देंगे देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके पेपर में। लेकिन आपका एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्हाट आर प्रियोन्स एंड वॉयराइड्स क्या होते हैं, वो आपसे डिफरेंस पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा। और आपकी यहाँ पर तो पूरा का क्या कहते हैं, एक मिक्सचर ही बना पड़ा है। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने कुछ क्या किया है, इसका डिफरेंस बनाया है प्रियोन्स और वायराइड्स का, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये एज इट इज़ सेम टू सेम आपकी बुक की ही लाइंस हैं, जिसको मैंने इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लिखा है ताकि आपके लिए डिफरेंस लिखना आसान हो सके, ठीक है। सबसे पहली बात है प्रियोन्स की और वायराइड्स की, दो के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। लाइन हमेशा ज़रूर लगाइएगा जब भी कभी डिफरेंस लिखें आप लोग। प्रियोन्स आर ए सेलुलर, ठीक है, चाहे हमारे पास प्रायोन्स हों, प्रायोन्स आर ए सेलुलर, ए का मतलब नॉट, ये भी ए सेलुलर है भाई, इनमें भी सेल नहीं है। वॉयराइड्स आर आल्सो ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये भी ए सेलुलर है भाई, इनमें भी कोई सेल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, दोनों में सेम है, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी सेम ही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम, अभी देखा ना हमने, वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वही बात है, नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। थर्ड पॉइंट है, काज इन्फेक्शियस डिजीज इन प्लांट्स आर लिंक्ड टू कैंसर, ये हमारे पास प्रियोन्स वगैरह जो होते हैं ना, प्रायोन्स, ये भी क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस को काज करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, आर लिंक्ड टू कैंसर। उसके बाद वायरॉइड्स की बात करें तो यहाँ पर भी यही है कि काज इन्फेक्शियस डिजीजेस इन प्लांट्स आर लिंक्ड टू कैंसर। वैसे आपके माइंड में एक बात आई है, पता नहीं आई है या नहीं आई, बट आपको बता देती हूँ। आप सोचती होंगी ना, चले ह्यूमंस में तो कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि कैंसर होता है, ठीक है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है, मुश्किल, काफ़ी एक्सपेंसिव इसका ट्रीटमेंट भी होता है। खैर अब पाकिस्तान में होता है बट मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सोचते होंगे ना कि प्लांट्स में कैंसर कैसे,
ठीक है। प्लांट्स में वो वाला कैंसर नहीं होता जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर कैंसर की आप देखते हैं, वो चीज़ें नहीं होती इसमें, लेकिन इसमें ना इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर की फॉर्म में कैंसर होता है। ठीक है, थोड़ा चेंज होता है, सादा अल्फाज में थोड़ा चेंज होता है उससे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो प्रियॉन्स के थे, ठीक है, जो प्रायोन्स के थे वही वायरॉइड्स के थे, कोई फर्क नहीं था, तीनों सेम इधर वही तीन सेम इधर, यहाँ पे फर्क आएगा, यही बेसिक डिफरेंस भी है, बट आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एज इट इज़ लिखिएगा, तब जाकर 2 मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। एज इट इज़ आप इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जितना कहीं उतना ही कम है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, ये कंपोज हुआ होता है प्रायोन्स, पी से प्रायोन्स, पी से प्रोटीन, पी से प्रायोन, पी से प्रोटीन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरॉइड्स की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली, ये सर्कुलर आरएनए से मिलकर बना होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स, मीन्स टू से डैट इन सिंपल वर्ड्स प्रायोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वायरॉइड्स, वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलर आरएनए। अब यहाँ पर फिर आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा कि शुरू में तो जब हमें आपने दिखाया था मैम, तब आपने बोला था कि ये होता है आरएनए, ये होता है डीएनए। ठीक है, ये सर्कुलर आरएनए क्या होता है वैसे, ये आप लोग देखिए ज़रा, सर्कुलर आरएनए क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज आप समझिएगा एक चेन है। ठीक है, या ऐसे समझ लें, थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में सपोज कर लें कि ये मेरे पास आरएनए है, ये सिंपल, अभी देखें ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आरएनए ही है, ऐसे समझ लीजिएगा प्लीज़। ऐसा इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, समझ लीजिएगा ताकि आसानी हो आपको याद करने में, समझने में। अब सर्कुलर आरएनए की बात करें तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, मैं कोशिश तो की है इसको सर्कुलर की शेप दूं। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ये शेप दे दी ना, ये वाली, ठीक है, अगर मैंने इसको क्या किया, ये वाली शेप दे दी, तो ये अब आप लोगों के पास वो सिंपल सीधा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आरएनए नहीं बना, बल्कि अब आपके पास ये सर्कुलर आरएनए बन गया है। इस तरीके का होता है हमारे पास सर्कुलर आरएनए। ठीक है, यहाँ देखें ये क्या है, वो थोड़ा लेंथी हो रहा था, लंबी बहुत ज़्यादा थी, मुझसे ही संभालनी मुश्किल हो रही थी। तो ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, एक आरएनए है। ठीक है, समझ लीजिएगा ये क्या है, एक आरएनए है। बट आप जब वायरॉइड्स की बात करते हैं तो वहाँ आप कौन से पता है आरएनए की बात करते हैं, आप वहाँ पर बात करते हैं सर्कुलर आरएनए की। किसकी? सर्कुलर आरएनए की। लाइक दिस इज अ सर्कुलर आरएनए। ठीक है, सो यू कंसिडर दिस इज अ सर्कुलर आरएनए। ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर आरएनए है। यहाँ देखिएगा टेबल, ये जो टेबल है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन्स एंड किंगडम ऑफ लाइफ। ठीक है, हम इसमें डोमेन्स और किंगडम सारा कुछ ही आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर हवाले से। ठीक है, खास तौर पे एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत आते हैं, बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं इस टेबल में से। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और जिसमें आपको ये सारा टेबल ड्रा करना पड़ जाता है 4 नंबर के सवाल में। तो ज़रा इसको अच्छे से याद करिएगा, किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, उस तरीके से करिएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वैसे, इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं ऐड हुई, जैसे ऊपर वायरस में कुछ नई चीज़ें थी ना, इसमें नई चीज़ें नहीं है। सेम लाइक आवर प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस टॉपिक्स, इट्स सेम लाइक उनकी तरह का ही होगा। तो ज़रा देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ ज़रा देखिए हमारे पास मैंने लिख भी दिया है कि इंपॉर्टेंट है। उसके साथ सबसे पहले डोमेन, हमने पहले डोमेन ही डिस्कस की थी ना। डोमेन आपको पता है हमारे पास कितनी होती हैं, 3 डोमेन्स होती हैं। ठीक है, पहली आर्किया, फिर बैक्टीरिया, फिर डोमेन यूकैरिया। ठीक है, पहली डोमेन आर्किया, फिर डोमेन बैक्टीरिया, फिर डोमेन यूकैरिया। ये बेसिकली 3 डोमेन्स होती हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डोमेन के बाद किंगडम। ठीक है, जिसको हम किंगडम कहते हैं। ठीक है, डोमेन के बाद आता है, उस किंगडम के अंदर फिर हम आर्किया, जो डोमेन थी उसको आर्किया बैक्टीरिया कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया थी उसको हम लोग कह देते हैं यू बैक्टीरिया। और जो हमारे पास डोमेन यू कैरिया थी, इसमें मजीद फिर 4 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें मजीद फिर 4 चीज़ें आ जाती हैं। ज़रा देखिए, फिर इसमें आ जाता है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। तो यहाँ तक 2 पॉइंट्स देखे हमने, पहले डोमेन और उसके बाद किंगडम। डोमेन आपके पास 3 थी, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। किंगडम आप लोगों के पास बेसिकली कितने थे? ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया, किंगडम, इसको कहते हैं किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। उसके बाद सेल किस टाइप का है, याद पहले भी बार बार जब भी टॉपिक आया था बताया था कि जब भी हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, हम कहते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स, कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन जब हमने यूकैरिया की बात की थी ना, कि भाई जहाँ पर भी लफ्ज़ हमारे पास यूकैरिया आ जाए वहाँ पर हम क्या कहते हैं, यूकैरिया का मतलब भी क्या होता है, यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरिया का मतलब भी क्या होता है, यूकैरियोटिक। बाद में आने वाले, तो चाहे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें,
किंगडम फंजाई की बात करें, किंगडम प्लांटी की बात करें, या फिर हम लोग किंगडम एनिमिलिया की बात करें, तो हम यही कहते हैं कि बोथ, या हम कह सकते हैं कि दीज फोर आर यूकैरियोटिक। ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक। तो अब तक हमने 3 डिफरेंस किए। पहले में हमने देखा कि डोमेन हमारे पास 3 थी, फिर हमने किंगडम देखे तो ये हमारे पास क्या थे, ठीक है, 4 ये और 2 ये, टोटल 6 किंगडम्स हमारे पास बन चुके थे। फिर जब आपने सेल टाइप की बात की तो फिर आपने सिंपल याद रखना है कि डोमेन जो है ना हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें हमने आर्किया और बैक्टीरिया को देखा, जिसमें हमने किंगडम आर्किया बैक्टीरिया और किंगडम यू बैक्टीरिया का नाम दिया। बोथ दीज आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और फंजाई प्लांटी एनिमिलिया ये हमेशा यूकैरियोट्स होते हैं। ये सिंपल सी सेल टाइप की बात की। जब आपने न्यूक्लियर इनवेलप की बात की, ठीक है, ये जब कर रहे हैं न्यूक्लियर इनवेलप की बात, तो जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं ना, चाहे वो आर्किया है, चाहे वो हमारे पास दूसरे यू बैक्टीरिया हैं जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, तो उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर इनवेलप एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया में कभी भी हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप नहीं होती। अब न्यूक्लियर इनवेलप वो होती है कि जिसने इनवेलप क्या होता है हमारे पास, कवर, ठीक है। आम भी हम कहते हैं ना कि ये क्या है, एक इन्वेलप है, एक कवर है जिसके अंदर कोई चीज़ होती है। तो इसी तरह न्यूक्लियस का भी एक इन्वेलप होता है, न्यूक्लियस होता है ना, और उसके ऊपर क्या होता है, एक उसकी कवरिंग होती है जिसको हम इन्वेलप कहते हैं। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया, व्हेन वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया, वी डोंट डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर इन्वेलप। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती, एब्सेंट होती है। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। वैसे पता है क्यों होती है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगी, इनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता ना, यही तो फ़र्क है। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये चारों को जब हम यूकैरियोट्स कहते हैं ना, और इसकी डोमेन को यूकैरिया कहते हैं, तो मतलब भी क्या होता है कि इनमें न्यूक्लियस होता है। तो साफ बात है ना, सिंपल है कि जब हमारे पास न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस इन्वेलप भी होगी। जब हमारे पास इन द केस ऑफ बैक्टीरिया न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होगी। अगला पॉइंट हमारे पास है सेल वॉल का, ठीक है। सेल वॉल अब क्या होती है, बेसिकली हमने पहले भी आपको बताया था कि 2 होती है ना, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज़ द आउटर लेयर। सेल वॉल जो होती है ना, बेसिकली ये ऊपर वाली लेयर होती है और इसके नीचे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हमारे पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं या अपनी बात करते हैं, हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स में दोनों होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा, प्लांट्स में दोनों होती हैं। यहाँ पर देख भी लेते हैं कि जब हम आर्किया बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एंड प्रोटीन, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, जब हम इसकी प्रोटीन वगैरह की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की। तो पोली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड, ये बायो में ना जहाँ पर भी लफ्ज़ पेप्टाइड आए ना तो इसका मतलब होता है चेन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, कोई भी चेन बनी होती है। जैसे इसको कंसिडर कर लें, ये क्या है, हमारे पास एक चेन है, ऐसे समझ लें, ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड है, और पॉलीपेप्टाइड से ही प्रोटीन बनती है। तो एक ही बात हुई ना, पॉलीपेप्टाइड को है या प्रोटीन, कई बात तो एक ही है, क्योंकि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। और पॉली का मतलब होता है मैनी, और पेप्टाइड का मतलब होता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड या चेन ऑफ प्रोटीन, जिसमें ऐसे वन बाय वन हम कह सकते हैं, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा अटैच हुए होते हैं और एक लेयर बनती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास प्रोटीन या फिर पॉलीपेप्टाइड की है, ठीक है। बट इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया, लेकिन जब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, हम यू को ट्रू भी कहते हैं। जब हम ट्रू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइड फिर आ गया ना, पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, एक चेन, ठीक है, एक चेन होती है। और ग्लाइकन का जो मतलब है, ये ग्लूकोज से निकला है, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकन जो लफ्ज़ है ग्लूकोज से निकला है, तो इसमें भी इस तरीके से हमारे पास एक चेन बनी होती है। और ये बस मतलब यहाँ पर यही है, ये याद रखिएगा कि जब हम सेल वॉल की बात करते हैं और सेल वॉल किसकी, आर्किया की बात करते हैं, तो वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड एक ही मतलब हुआ कि प्रोटीन जो है वो पीछे पॉलीपेप्टाइड से ही बन के आ रही होती है। लेकिन जब भी हम सेल वॉल की बात करें, लेकिन किसकी, यू बैक्टीरिया की, तो वो हमारे पास किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा। आगे आ जाता है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है ना, ये मतलब ये है कि प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप्स, ये कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है। प्रेजेंट इन सम वेरियस टाइप, कुछ में होती है, कुछ में। सम का लफ्ज़ आया है ना, कि कुछ मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास जो हमारी सेल वॉल है वो होती है। उसके बाद जब हम फंजाई की बात करते हैं तो ये बहुत बार पहले भी आया, याद रखिएगा कि फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है, ठीक है। काइटन हमारे पास एक किस्म की प्रोटीन होती है। किस तरीके से कि आप देखते होंगे हमारे पास कुछ छोटे छोटे हशरात वगैरह, जैसे आपने अपने घर में कॉकरोच, लाल बेर वगैरह को देखा होगा, जो उसकी स्किन होती है ना वो काइटन की बनी होती है। वो ज़्यादा ऐसे स्लिपी और शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है, वो हमारे पास काइटन की होती है।
जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, प्लांट्स की साफ ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब आप कहेंगे भाई सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक ऐसा मटेरियल है जो सेल वॉल में पाया जाता है। जैसे जब हमने फंजाई की बात की थी तो उसकी सेल वॉल किसकी थी? काइटन की थी। इसी तरह जब हम प्लांट्स की सेल वॉल की बात करेंगे तो वो किसकी होगी? सेलुलोज की होगी। ठीक है, सेलुलोज एक मटेरियल होता है, ग्रीन कलर का होता है, पौधे में पाया जाता है। इस वजह से उसकी जो आउटर लेयर होती है ना, जो पौधे की कोई भी अपीयरेंस है वो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही होती है बिकॉज ऑफ सेलुलोज। ठीक है, एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स और कुछ और बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स वगैरह से भी मिलके बनी होती है प्लांट्स की लेयर। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी सेक्राइड्स, हम हमारे पास लफ्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से आया। ठीक है, कार्ब्स वगैरह से आया। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इनमें एब्सेंट होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है। तो ये सिंपल सा इस पूरी 4-5 लाइनों के अंदर ना, 4-5 ये जो पॉइंट्स थे इनके अंदर था कि एनिमल्स में भाई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में अगर होती है तो सेलुलोज की होती है या फिर पॉली सैकराइड की होती है, फंजाई में अगर होती है तो काइटन की होती है। प्रोटिस्टा अब हमारे पास जो हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा अब आपको पता है जब वो हमारे पास यूग्रीना लाइक ऑर्गेनिज्म थे जो किसी में भी फिट नहीं हो रहे थे, फिर हमने उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा था। बट इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, फंजाई वाला ड्रॉबैक था इसके अंदर। तो जब हमने इसमें रखा था तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट सम कुछ में, ठीक है, कुछ में प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हमने आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की बात की तो मैंने आपको बताया कि आर्किया बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की होती है या प्रोटीन की होती है। और जब हमने यू बैक्टीरिया की बात की तो वो हमारे पास पेप्टाइड और ग्लाइकन की होती है। असल में ना उन्होंने यहाँ पे लिखना था इसको यहाँ, बट उन्होंने एक ही लाइन में ये आर्किया बैक्टीरिया का लिख दिया और यहाँ पे यू बैक्टीरिया को लिख दिया, बट इस तरीके से। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने न्यूट्रिशन का मूड देखना है, मतलब न्यूट्रिशन का मूड कि उनका खुराक लेने का तरीका कैसे है। ठीक है, क्या है, किस तरीके से खुराक हासिल करते हैं। जब भाई हम आर्की बैक्टीरिया की बात करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, जैसे वो हमने देखा था ब्लू ग्रीन एल्ची वगैरह, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म। और कुछ जो है वो हमारे पास हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। मतलब बैक्टीरिया में एक बात याद रखिएगा, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, ये कोई एक नहीं होते, ये दोनों होते हैं, ये बोथ होते हैं। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा भी कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ये जानते हैं ना, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिकली, ट्रॉफ का मतलब फूड। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है जो खुद ब खुद अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, बना लेते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रॉफ मीन फूड, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तरीक़ों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। लेकिन जब इन दोनों में तो सेम आ गया ना, बैक्टीरिया आर्किया बैक्टीरिया और जू बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में, कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है। इसमें भी वही बात थी, ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है। फंजाई में क्या था, हमारे पास जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एब्सॉर्प्टिव था, एब्सॉर्प्शन करती है फंजाई। ठीक है, फंजाई क्या करती है, एब्सॉर्प्शन। देखी भी होगी, ये कभी ब्रेड एक्सपायर हो जाए या बहुत दिन तक पड़ी रहे तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की, इस टाइप की ब्लैक ग्रीन कलर की लग जाती है फंगस, वो होती है फंजाई। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एब्सॉर्प्टिव होता है। लेकिन हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती बल्कि दूसरे से ले रही होती है। प्लांट्स हमेशा याद रखिएगा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। एनिमल्स हमेशा याद रखिएगा हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो इंजेस्टिव होता है। इंजेस्टिव का मतलब है हम खुराक को इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं, चबाते हैं। ठीक है, हम कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करते इसकी तरीके से, इस तरीके से। और हम हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, हम खुद खुराक थोड़ी बनाते हैं, हम तो बाजार से प्लांट्स जो सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है, या हम गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हम खुद थोड़ी, फिर हम उसको पकाते ज़रूर हैं बट ऑलरेडी वो हमारे पास चीज़ बनी होती है। ठीक है, प्लांट्स वगैरह तो खुद बनाते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स का सोर्स होते हैं, हम प्लांट्स से हासिल करते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमारा सोर्स होते हैं, हमें असल में प्लांट से खुराक ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या हुए, हेटरोट्रॉप्स हुए, प्लांट्स ऑटोट्रॉप हुए। अगर टू द पॉइंट समझें ना, टू द पॉइंट समझें इन लाइंस को, तो यही है कि जब हम आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया की बात करेंगे हम कहेंगे भाई ये ऑटोट्रॉप भी हैं, हेटरोट्रॉप भी हैं। जब हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तब भी कहेंगे भाई ये हमारे पास ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। जब हम फंजाई की बात करेंगे हम कहेंगे हेटरोट्रॉप, जब हम प्लांटी की बात करेंगे ऑटोट्रॉप। प्लांट हमेशा ऑटोट्रॉप, प्लांट हमेशा ऑटोट्रॉप, बड़ा एमसीक्यूज भी आता है, याद रखिएगा। एनिमल्स हमेशा हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, प्लांट एनिमल्स की बात हो जाएगी, जब भी हो जाए तो आप याद रखिएगा, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, फंजाई इज आल्सो हेटरोट्रॉप एंड दीज बोथ आर ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर बाकी का कोई नहीं, सिर्फ दो का ही बताया गया कि फंजाई का एब्सॉर्प्टिव होता है और हमारा इंजेक्शन होता है। ठीक है, ये दो का ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मल्टी सेलुलैरिटी। मल्टी सेलुलैरिटी का मतलब होता है, मल्टी मीन्स मैनी। हम कहते हैं ये लाइट मल्टी लाइट है, बहुत सारे शेड निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलैरिटी का मतलब होता है सेल, मल्टी सेल। जब हम बात करें मल्टी सेलुलैरिटी की, तो इन द केस ऑफ बैक्टीरिया वट एवर, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि एब्सेंट इन ऑल। ठीक है, एब्सेंट इन ऑल का मतलब होता है कि तमाम के तमाम में हमारे पास मल्टी सेलुलैरिटी एब्सेंट होती है। ठीक है, जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इसमें भी क्या एब्सेंट इन मोस्ट,
मतलब मोस्टली ज़्यादातर में हमारे पास यहाँ पे था ना, वो कहता है एब्सेंट इन ऑल, मतलब तमाम के तमाम में ही भाई एब्सेंट है। यहाँ पर वो कहता है एब्सेंट इन मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है भाई ज़्यादातर में एब्सेंट ही है, ठीक है। लेकिन फंजाई में प्रेजेंट इन मोस्ट, भाई यहाँ सब में प्रेजेंट है, वहाँ एब्सेंट इन मोस्ट तो यहाँ पर प्रेजेंट इन मोस्ट। बट आगे जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लांट्स में प्रेजेंट इन ऑल भी प्लांट्स में सब में होती है, मोस्ट को भी निकाल दिया, ऑल को भी निकाल दिया यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल। देखिए ना, एनिमल्स और प्लांट्स को हमेशा बड़ा इकट्ठा रिलेट कर रहे होते हैं हम लोग, ये ऑटोट्रॉफ है, ये हेटरोट्रॉफ है। इसी तरीके से जब हम इनकी मल्टी सेलुलैरिटी की बात करते हैं तो हमने कहा कि जो मल्टी सेल्स है वो प्रेजेंट इन ऑल, प्लांट्स की बात हुई प्रेजेंट इन ऑल, प्रेजेंट इन ऑल, ठीक है। इसमें हमने कहा प्रेजेंट इन मोस्ट, बहुत सारे में मोस्ट मतलब होता है कि बहुत सारों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास था एब्सेंट इन मोस्ट प्रोटिस्टा में, और आर्किया बैक्टीरिया और जू बैक्टीरिया में था हमारे पास एब्सेंट इन ऑल, भी तमाम के तमाम में ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना वायरस, ठीक है। यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी आपके जितने भी तमाम सब्जेक्ट्स हैं उसके लेक्चर भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे आपका उर्दू हो, इस्लामियात हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, कंप्यूटर हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे इस न्यू सिलेबस का 9th क्लास का जो सिलेबस आया हुआ है वो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप इसी तरीके से अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते रहें, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका एग्जाम हो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। हर चीज़ को उसी हवाले से तैयार किया हो जैसे आपके पेपर में आनी है। तो अब ज़रा अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस, ठीक है। बहुत कुछ आपने इसके बारे में सुन भी रखा होगा, ठीक है। आप, मुझे नहीं वैसे याद आप किस क्लास में होंगे, बट ये आया था 2019 के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात भी लोगों को फेस करनी पड़ी, ठीक है। कारोबार वगैरह बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ईच एंड एवरीथिंग बंद हो गई थी, ठीक है। लॉकडाउन हो गया था, बहुत ही शदीद किस्म का वायरस था। और हम इस टॉपिक में ना, ये देखिए आपके पास गिन लीजिएगा 10-11 लाइनें बनती हैं, और याद करना आप लोगों के लिए यहाँ से समझा देती, बट आपको बहुत मुश्किल होता है यहाँ से याद करने में। मुश्किल इस तरीके से होता कि आप ऊपर वाली लाइनें याद करते नीचे वाली से मिक्स हो जाती, क्योंकि ना बातें एक ही हैं और उसको घुमा फिरा के ना बात बात राउंड अबाउट उन्होंने वही बातें बार बार की हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने ना यहाँ पर क्या किया है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, है आपका पूरा का पूरा टॉपिक इनमें, ठीक है। ये बात ज़रा याद रखिएगा, पूरे का पूरा टॉपिक है। तो पहला सवाल जो इस टॉपिक से बनता है वो ये है कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस होता क्या, ठीक है। ये देख रहे हैं डायग्राम, इसकी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, इस तरह का होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी साख्त होती है, इसकी शेप होती है, इसका स्टाइल होता है कोरोना वायरस का। चलिए भाई, व्हाट इज़ कोरोना वायरस की बात कर रहे थे, कोरोना वायरस क्या होता है। तो पहले अब पॉइंट यही होगा इसमें, फर्स्ट आइडेंटिफाई इन वुहान। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना। कहाँ पर इसको शनाख्त किया गया, वुहान में। अब आप कहेंगे भाई वुहान क्या है, वुहान चाइना का एक शहर है, चाइना का, ठीक है। वहाँ पर इन 2019 में चाइना के शहर वुहान में इसको पहली दफ़ा आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास, काज्ड आ ग्लोबल पेनिडेमिक। और ये काज का मतलब होता है वजह बना, ग्लोबल पेनिडेमिक। यहाँ देखिए ज़रा एक मिनट, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब होता है हमारे पास क्या, शनाख्त, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ग्लोबल पेनिडेमिक होता है, इसका मतलब होता है आलमी वबा। आप जानते हैं ना, कोरोना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं आया था, या हमारे आसपास जितने भी हमारे ममालिक हैं उनमें नहीं आया था, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई थी। चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ठीक है, या पाकिस्तान हो, या इंडिया हो, या इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जो भी मुल्क हो, सारे इसकी जद में आ गए थे, ठीक है। ग्लोबल पेनिडेमिक का मतलब जैसे कहते हैं ना, ग्लोबल, पूरा होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसकी, आलमी वबा इसको इसीलिए कहते हैं, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई थी। साथ ही ज़रा देखिएगा कि वायरस काजेज रेस्पिरेटरी इलनेस, और ये काज करता था रेस्पिरेटरी इलनेस। अब आप कहते होंगे रेस्पिरेटरी इलनेस क्या होती है। बेसिकली इलनेस हमारे पास कोई भी बीमारी हो, जैसे हम कहते हैं ना ये बंदा इल हो गया, ये बीमार हो गया है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या करती है, रेस्पिरेटरी, सॉरी बाय मिस्टेक मैं बार बार ध्यान इधर है तो वो पेज उठा लेती हूँ, बट सॉरी माजरत इसके लिए। तो अगर हम बात करें ना रेस्पिरेटरी इलनेस की प्यारे बच्चों, तो रेस्पिरेटरी इलनेस एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। बेसिकली इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, लंग्स हमारे फेफड़े। अब आप कहते होंगे भी वो क्या है, किधर होते हैं। आप ऐसे एक बार अपना सांस ज़रा जोर से लीजिए ना, आराम से एक लंबी सी सांस लें, तो आपके ना आप फील करेंगे जो आपकी रिब्स होती हैं उसके नीचे से ना कोई ऐसे आपको एक बार ऐसे ऊपर और नीचे वाली ऐसे करके फीलिंग आएगी, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। लंग्स हमारे फेफड़े होते हैं, सांस लेते हैं हम इनकी मदद से। एयरवेज वो तमाम तर हमारी नालियाँ या वो पाइपलाइन, ठीक है, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। जैसे हमारे खुराक की नालियाँ होती हैं ना, ऐसे हमारी सांस की भी नालियाँ होती हैं, जिससे हम पूरा सांस ले रहे होते हैं और हमारे लंग्स तक पहुँच रहा होता है। और ब्रीथिंग वही सांस लेने के अमल को कहते हैं। तो वो हमारे पास आ जाता है सारा रेस्पिरेटरी इलनेस। आपको याद होगा कि कोरोना में सबसे बड़ा मसला ही सांस का बनता था,
ठीक है, सांस का मसला बनता था। एट द एंड गुड़ ये जो हमारे सॉरी फेफड़े जो होते थे, फेफड़े कहते हैं लंग्स उर्दू में, ठीक है, ये ख़त्म हो जाते थे। बस बंदा डेथ हुआ और फिर वो जो एक ताबूत एक होता है उसके अंदर बंद करके उसको उसकी लाश को भेज दिया जाता था। ये सारा कुछ है इसके अंदर कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस। आगे है कि हमारे पास ये फैलता किस तरह, ठीक है, कोरोना वायरस जो है ये हमारे पास वायरस किस तरीके से फैलता है, हाउ इज़ स्प्रेड। तो आप लोग के पास आंसर है कि थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, उसके ज़रिए ये फैलते हैं। अब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कफ, इन द फॉर्म ऑफ स्नीजिंग, ठीक है, ये छींक वगैरह आना, खांसी वगैरह हो या आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तब इन द जब आप किसी से बात करें, द फॉर्म ऑफ स्लाइवा, ठीक है, कफ वगैरह से स्लाइवा के वो जो आप कह सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स वगैरह बाहर आ जाएँ, या फिर स्नीजिंग वगैरह छींक वगैरह ले तो उससे कुछ ड्रॉपलेट बाहर आए और साथ वाला कोई आपके साथ पर्सन बैठा हुआ है तो हो सकता है कि उसको भी फिर ये जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जाकर क्या काज करवा दें, वायरस काज करवा दे। तो इस तरीके से कोई भी वायरस फैलता है, ठीक है, बाय टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सर्फिस। अब बाय टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सर्फिस, कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है आलूदा, जैसे हम कहते हैं ना ये वाटर कॉन्टेमिनेट है या ये पानी जो है ये हमारे पास आलूदा है, लेकिन यहाँ पर सर्फिस की बात की गई है और वो भी किसकी, कॉन्टेमिनेटेड सर्फिस की, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ज़रा, कॉन्टेमिनेटेड सर्फिस में आप लोगों के पास सिंक वगैरह, ठीक है, ये बेसन वगैरह जिसके ऊपर आप हाथ वगैरह धो रहे होते हैं, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह, वॉशरूम वगैरह, डोर हैंडल्स, ठीक है, आप दरवाज़ा जो है उसको खोलते हैं बंद करते हैं, उस हैंडल पर भी वायरस हो सकते हैं, टॉयलेट में भी, ठीक है, सिंक में भी, और भी अपनी डेली लाइफ की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर वायरस वगैरह हो सकते हैं। और कॉन्टेमिनेटेड सर्फिस को टच करने से, मतलब आप उसको टच करेंगे, उसको छुएंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि आपको भी वायरस हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, आप किसी दूसरे बंदे के साथ कोई कॉन्टैक्ट में है तो तब भी आपको वायरस हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास आ जाते हैं फिर सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिम्टम्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स में पहली बात तो ये है कि जब कभी कोरोना वायरस किसी को, ठीक है, हुआ था, जब कभी हुआ हो या कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो उसमें क्या क्या होता है कि फ़ीवर, पहली बात तो ये बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, कफ, खांसी बहुत लगती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब वही सांस लेने में तंगी आ जाती है। यहाँ देखिए ना, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब सांस लेने में तंगी आती है, आपके लंग्स वगैरह जो होते हैं, फेफड़े, ये काम करना छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, जो एयरवेज हैं जहाँ से आपने सांस लेना होता है वो सही तरीके से काम नहीं करते। ब्रीथिंग का मतलब है आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, ठीक है, आपसे सही सांस नहीं लिया जा रहा होता। उसके बाद हमारे पास ये शॉर्टनेस और ब्रीथ के बाद फटीक हमारे पास थकावट वगैरह होती है, ठीक है, आप हर वक्त सुस्त, काहिल और बहुत ज़्यादा थकावटनेस, ठीक है, टायर्डनेस आपको फील होती है। बॉडी एचिज़ देखेगा, ठीक है। तो एचिस का बेसिकली मतलब होता है पेन, आपको शदीद दर्द है, डिस्कम्फर्ट, आप सही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको आप डिस्कम्फर्टेबल हैं, ठीक है, इन बॉडी, पेन इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर ही दर्द है, डिस्कम्फर्टेबल है, ठीक है, मसल्स में दर्द है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, एकी बॉडी एकीज जो हमारे पास इसमें बहुत सारे, ठीक है, हेडेक हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकती है, बैक मतलब पीछे की तरफ दर्द हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकती है, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में, जोड़ों में, तो ये सारी हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, इसमें बॉडी एचिज़ वगैरह में, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ठीक है, आप में मतलब आप कोई चीज़ खा रहे हैं, आपको उसका टेस्ट नहीं वो वाला आ रहा, ठीक है, आपको स्मेल नहीं आ रही, मतलब आप तौर पे देखा होगा कि जब कभी आपको इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू वगैरह लगा हुआ हो तो उससे इतना मतलब आप इफेक्ट हो जाते हैं, इतना डिसकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आपको किसी चीज़ की स्मेल भी अच्छे से नहीं आ रही होती, ठीक है, कोई स्मेल भी आप अच्छे से नहीं ले पा रहे होते हैं, कोई चीज़ है आपको उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा होता, या वो जो टेस्ट ओरिजिनल टेस्ट होता है वो आपको नहीं आ रहा होता, बल्कि कड़वा या इस तरह का टेस्ट आ रहा होता है। उसके बाद सॉर थ्रोट का मतलब है कि आपका गला भी जो है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ देखिएगा, आपके गले में दर्द होता है, ठीक है, आपको गले में दर्द होता है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब है आपके गले स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ सोजिश हो जाती है, कभी गले पड़े तो वो स्वेल हो जाते हैं ना दोनों साइड से, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर आप उसका क्या रिजल्ट निकलता है, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास है हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, जब ये वाला मसला बन जाए, किसी को कोई वायरस वगैरह हो जाए, ये सिम्टम्स थे लेकिन किसके, कोरोना वायरस के। उसके बाद है कि हु इज़ मोस्ट इफेक्टेड, कौन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ओल्डर एडल्ट्स हम कहते हैं कि जो जवान तो नहीं होते लेकिन मतलब इतने ज़्यादा बूढ़े भी नहीं होते, दरमियान में आते हैं। यहाँ देखिएगा मैंने लिख भी दिया है, ओल्डर एडल्ट्स आप लोगों के पास अबव 65, ठीक है, ये जो 65 है ना, 65 साल की उम्र से बड़े लोग होते हैं, ठीक है, आप इसको आप समझने के लिए कह सकते हैं कि जो लोग जो रिटायर होते हैं, ठीक है, आपका मे बी आपके एक फादर, आपकी मदर, आपकी अंकल या फैमिली में कोई मेंबर जो जिन्होंने रिटायरमेंट ली हो या वो रिटायर हुए हों, तो क्या होगा कि जब वो 65 साल की हो जाएं, 65 वर्ष की हो जाएं, तो फिर ही वो रिटायर लेते हैं, ठीक है, कॉलेज से या स्कूल से या किसी और प्रोफेशन में या जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सीनियर, ठीक है, उनको हम सीनियर भी कहते हैं, रिटायर भी कहते हैं। अब 65 को हमारे पास ओल्डर एडल्ट होते हैं, उनमें ज़्यादा चांस था, कोरोना उन्हीं लोगों को ज़्यादा हुआ था एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन, ठीक है, उनको इसने ज़्यादा इफेक्ट किया था।
वजह ये होती है कि उनका इम्यून सिस्टम नहीं इतना स्ट्रॉन्ग होता ना, कमज़ोर हो जाता है बीमारियों से लड़ते लड़ते, क्या उम्र के साथ साथ वो इम्यूनिटी वो नहीं रहता। पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, अंडरलाइंग का मतलब होता है हेल्थ कंडीशंस, उनकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती ना। वही बात आई फिर कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी उनको बहुत जल्दी इफेक्ट कर लेती है। अब हमारे पास आ जाती है एट द एंड प्रिवेंशन। भाई अगर आप, ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, आप सारी वो बातें अपने माइंड में रिवाइज करें ना कि कोरोना वायरस क्या था, चाइना के शहर को जो हमारे पास है वुहान, वहाँ से निकला था, फिर ये एक एक हम कह सकते हैं आलमी वबा बन गया था, ठीक है। इसको कोविड-19 भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस वगैरह, इसमें सांस लेने में मसला, लंग्स वगैरह ख़राब हो जाते थे, फेल हो जाते थे। ये फैलता ज़्यादातर था, अब कहते थे किसी को सलाम नहीं मतलब करना या ये वो सारा कुछ इसमें आता था। सुना भी होगा आप लोगों ने, कफ स्नीजिंग वगैरह, ठीक है। आप मास्क का इस्तेमाल करें, ये वो करें ताकि आपकी कफ है या स्नीजिंग है या टॉक आप कर रहे हैं तो आप दूसरे बंदा जो है उसको ये ना लगे। सिम्टम्स भी आपके सामने हैं, ठीक है। उसके बाद है कि कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो आपको पता है इसने ज़्यादातर बूढ़े लोगों को इफेक्ट किया था। मतलब आप उसको एडल्ट तो नहीं कहते बट ओल्डर एडल्ट्स में आते हैं। प्रिवेंशन भी फिर इसकी कुछ थी, कुछ हमारे पास थी कि वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली विद सोप एंड वाटर, ठीक है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है, देखिएगा, रेगुलरली, बार, ठीक है। यहाँ देखिएगा फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, लगातार, या फिर बार बार आप उस हाथ, इससे क्या हो कि कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो आपके हाथ से मतलब आगे आपकी बॉडी में इंटरन आप कुछ खाएं तो उससे आपकी बॉडी में ना जाएं और वायरस वगैरह काज ना करें। यूज़ हैंड सैनिटाइजर विद एटलीस्ट 60% अल्कोहल। आप ऐसा सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें जिसमें कम अज़ कम 60% अल्कोहल हो। आपने देखा भी होगा इस टाइप के तब क्या थे, सैनिटाइजर थे। और सैनिटाइजर हमारे पास, अब ये मत समझिएगा कि ये कोई आम वाटर की तरह होता है, ये बिल्कुल भी आम वाटर की तरह नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन इतनी जल्दी एवेपोरेट कर जाता था, बहुत जल्दी। आप जब आप अपने हाथ पे इसको इस तरीके से लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये इवेपोरेट कर जाता है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यही है कि इसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल तो बहुत जल्दी जो हमारे पास है वो उड़ जाता है, ठीक है। ऐसे देखें, ये खुद ही उड़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी आप सैनिटाइज़र यूज़ करें तो इसके बाद फायर के पास नहीं जाइएगा, आग के पास नहीं जाना होता आप लोगों ने, ठीक है। आपने हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ किया, उसके साथ साथ क्या था, वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन वगैरह लगाना। आप देख रहे हैं एब्जॉर्ब हो गया, उड़ गया वो सारा, ठीक है। जर्म्स को तो मारा ही होगा। वैक्सीनेशन हेल्प्स इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वैक्सीनेशन कराने से रिकॉग्नाइज, मतलब वो सही से काम करने लग जाता है बीमारियों के खिलाफ। उसमें जो बीमारियां उसके खिलाफ, उसमें मुजामत, उनके खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कराने के बाद, ठीक है। एंड फाइट द वायरस। और फिर क्या होता है, जब आप में आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है, आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी वायरस है आप उससे ईजिली फाइट कर लेते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स सारे एज इट इज़ वही सब कुछ था जो आपकी बुक में था, ठीक है। इसके साथ ये आप ये भी इसमें प्रिवेंशन में ऐड कर लीजिएगा, मास्क वगैरह पहनना, ठीक है, वेयरिंग मास्क। और ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में थे, एज इट इज़ मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि आपकी बुक में भी पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा कोरोना वायरस, फिर उसकी हमारे पास वो स्प्रेड कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है, इफेक्ट किन लोगों को करता है, प्रिवेंशंस क्या है, वो पॉइंट्स जो यहाँ थे वो आपकी बुक पे भी लिखती हैं, जैसे आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स यू सो